आज जी हम ज़रा डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे और किस तरह से ये बेहतर हो सकते हैं या इसी तरह से हमारे दरमियान जो इतने सालों से टेंशन चल रही है वही चलती रहेगी या हम कुछ बेहतर फ्यूचर भी देख रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमें जी पाकिस्तान से ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर इसाक अहमद साहब ने, जो कि डायरेक्टर है पाकिस्तान हाउस थिंक टैंक एक है उसमें। इसके अलावा फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईएसआई और बहुत सारा उनका मैं देख रही थी कि प्रोफाइल है। तो ये कि हमें ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन किया है उन्होंने आज, और हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया रिलेशंस पे। और इंडिया से हमारे साथ हैं जी मेजर गौरव आर्या, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेजर साहब को आप सभी जानते हैं, वो होस्ट भी, टीवी होस्ट भी हैं, इसके अलावा राइटर भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। स्पेशली जब वो डिबेट्स होते हैं, इंडियन डिबेट्स में, तो बड़ी टेंशन चल रही होती है और बीच में मेजर साहब कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे सब लोग जो है एकदम हंसने लगते हैं या मुस्कुराने लगते हैं, जो कि इनकी एक बहुत ज़बरदस्त आदत है, जो मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फॉलो कर सकूँ। हमें हो सकता है कि थोड़ी देर में वैभव सिंह भी ज्वाइन करेंगे, जो कि ब्लॉगर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। हम उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम शो आई होप कि वैभव जी हमें बीच में ज्वाइन कर लेंगे। सबसे जी पहले शुक्रिया आप लोगों का, आप दोनों का, कि आप लोग ने शो ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ चलती हूँ। आप क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन जो है, जो अभी आप देख रहे हैं कि बार बार एलओसी पे भी जो है, सीज फायर के बावजूद एलओसी पे भी वायलेशन हो रही है, और अंदर भी कश्मीर में भी टेंशन चल रही है, तो आपको लगता है कि कभी ये मसला हल होगा या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? जी, आरजू मेरे से पूछे बीच में, असल जी में जी आपकी आवाज वो हो गई थी। अच्छा, जी जी, अच्छा ऐसा है। देखें आरजू, पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम दोनों ममालिक चाहते क्या हैं। हिस्ट्री में जाएंगे तो वो बड़ी लंबी पड़ी है। कश्मीर को पकड़ेंगे, बांग्लादेश को पकड़ेंगे, सिखिज्म को पकड़ेंगे, यहाँ पर बलूचिस्तान को, केपी को, तालिबान को। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट है, 70 साल हैं। उससे पुराना जाएंगे 1857, गदर, सारी चीज़ें। मेरा ख्याल है उन चीज़ों में जाने से हमें सिर्फ यही पता चल सकता है कि हाँ, हमारे डिस्प्यूट्स हैं बहुत गहरे, और उनको रिजॉल्व करने के लिए कोशिशें कितनी हुई, कितनी नहीं हुई, उसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि क्या हम दोनों ममालिक और जो हमारे सफारतकार हैं और जो हमारे हुक्मरान हैं और जो हमारे लीडरान हैं, क्या वो ये मसला हल करना चाहते हैं? जब तक हम इस चीज़ के ऊपर सोच नहीं रखेंगे कि ये मसला हल करने के तलब है, अगर हल नहीं होगा तो हम दोनों ममालिक पिसते रहेंगे। और जो दूसरे हमारे वेस्टेड प्लेयर्स हैं जो ग्लोबली हमें नहीं चाहते, हम बहुत बड़ी मार्केट हैं जी दोनों मिलके, इसको समझने की ज़रूरत है कि हम इतनी बड़ी मार्केट हैं। और जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हो बिजनेस है, वो आपका माशाल्लाह से वेपन इंडस्ट्री है, वॉर इंडस्ट्री है। तो वॉर को जिंदा रखने के लिए देखिए, आपने 75 शुगर मिलें लगा लें, उसमें से वो नहीं कमाते जो आप एक एरोप्लेन या एक सबमरीन ले लें, उसमें से वो मुल्क कमा लेता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम अगर इसी तरह जंगों में लगे रहे, एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सीज करते रहे, वो हमारे खिलाफ करते हैं, हम उनके खिलाफ करते हैं, क्यों करते हैं, किसकी विवाद करते हैं, उनकी वजह यही सारे डिस्प्यूट्स हैं। तो अर्जु, मेरे ख्याल में पहली चीज समझने वाली ये है, जो अभी ये जो नया एक फेज गुजर रहा है इंसान की जिंदगी में से, कोविड वाला, पोस्ट कोविड, ये हमें एक और चीज भी समझा रहा है। वो ये समझा रहा है कि यार, लुक इनवर्ड, अपने आप को संभालें और दुनिया की तरीक़ेकार पे ना चलें। तो हमें पहले एक दूसरे को, इंडिया पाकिस्तान को और इनके लीडरान को ये समझना पड़ेगा कि हमें ये डिस्प्यूट्स हल करने हैं। अब किस तरह करने हैं वो एक डिस्कशन है। बिल्कुल ठीक। जी मेजर साहब, आपने बात सुनी ब्रिगेडियर साहब की। आपको लगता है कि हमें ये डिस्प्यूट हल करने की ज़रूरत है, और कैसे हो सकते हैं? दूसरा, अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं ब्रिगेडियर साहब, प्लीज। जी जी आरजू, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने जो बात बोली, सही बात बोली है। डिस्प्यूट्स हल करने चाहिए दोनों ममालिक को,
जो मार्केट की बात करी, वेपन इंडस्ट्री की बात करी ब्रिगेडियर साहब ने, वो सारी बातें सच हैं। मेरा बयान थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा अलग है, और पर दायरे में वही है जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। मतलब मैं कुछ अलग बात नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा हट के एक मौक़िफ़ है इसमें। और आरजू वो है कि मुझे और लगता है कि दोनों मुल्कों को कम से कम एक दूसरे की सेंसिटिविटी समझनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं या उनका जो मौक़िफ़ है किसी बात को लेके वो सही है या गलत है, उस पे मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा। ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है वो कमेंट करने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आरजू कि इंडिया में जो चीजें हुई हैं कुछ, राइट, तो वहां पे अक्सर पाकिस्तान मीडिया ब्लेम करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और जो बीजेपी है यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आप लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, जो इसको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खासतौर से 80s के बाद ये ज्यादा हुआ है। 80 की दहाई के बाद, 80 के दशक के बाद ये हुआ है कि जो मूड है थोड़ा सा एक नेशन का, जो मूड है पूरा, और खासतौर से पिछले 10-15 साल में बहुत ज्यादा रेडिकली मैं खुद देख रहा हूँ चेंज होते हुए, एक मूड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। और कोई भी लीडर इंडिया का, चाहे वो मोदी हो जिनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, जो कि शायद हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर अभी तक हों, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी अगर आप देखें बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो। मैं सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स में नहीं, क्योंकि राजीव गांधी को ज्यादा सीट्स मिली थी, बट वो सिंपैथी वेव थी क्योंकि उनकी मदर का असैसिनेशन हुआ था, तो ही गॉट 400 प्लस सीट्स इन पार्लियामेंट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक मोदी जी भी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक ही फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो अगेंस्ट द नेशनल मूड। इफ आई मे यूज द वर्ड, आई डोंट नो ये एक्यूरेट वर्ड है कि नहीं, और शायद मुझे ऐसा वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता अर्जु, लेकिन यहाँ पे एक आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है आदमी, उसका मूड अगली हो गया है। इट्स बिकम वेरी अगली, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है कि हम लोग अपने आप को ना पीठ पे थपकियां दे कि जी हमने कोई बड़ा तीर मार दिया। द मूड हैज बिकम अगली बिकॉज समवेयर द कॉमन मैन ऑफ इंडिया थिंक्स दैट, यू नो, व्हेन वी सी द कॉफिन्स ऑफ आवर सोल्जर्स कमिंग बैक, जो आपके यहाँ जो गांव का एनवायरनमेंट है, वो हमारे यहाँ भी गांव का वही एनवायरनमेंट है। जो आपके यहाँ खासतौर से पंजाब के बेल्ट में पाकिस्तान में जो एक फौजी की इज्जत है, सब जगह है पाकिस्तान में फौजी की इज्जत, लेकिन खासतौर से जो रिक्रूटमेंट बेल्ट हैं आपकी, राइट, उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो जो गांव में इवन एक एनसीओ होता है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, एक हवलदार है या सिपाही है, उसकी एक इज्जत होती है गाँव में। व्हेन हिज डेड बॉडी कम्स बैक, तो एक पूरा सा, और टेलीविजन कैमरास फिर वहां पे हैं और लोग आ रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, द इमेजेस ऑफ द विडोज, द चिल्ड्रन, ये जो चीजें हैं, तो इससे क्या होता है कि देयर इज, एंड दिस इज अ फैक्ट दैट पाकिस्तान नीड्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन। आप जो लोग कहते हैं ना आप मोदी से बात करें ना करें, वो अलग चीज है, आप मोदी से बात करें ना करें। सबसे पहले आप ये समझ लें कि हिंदुस्तान में जो मूड है वो इतना ज्यादा अगली हो रखा है इस वक्त कि कोई बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और काफी हद तक मैं खुद कहूंगा ऑन रिकॉर्ड, ये मूड जस्टिफाइड है, ये सही है। उसको अगर आप बात करेंगे आम लोगों से ना, सो दे विल से अभी 7-8 दिन पहले वी लॉस्ट 3 जवान्स, उसके पहले हंडवाड़ा हुआ, वी लॉस्ट 5 पीपल इंक्लूडिंग द कर्नल साहब। तो जब उनकी बॉडीज आती है ना, ये देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ये चीज समझनी पड़ेगी कि हो क्या रही है। और एक इंडिया में एक और ये थिंकिंग है, जो कि मैं एडमिट करता हूं, मेरी भी थिंकिंग है कि टेररिस्ट जो आते हैं, द टेररिस्ट हु आर इन कश्मीर, दे आर किलिंग। वो किसको मार रहे हैं? वो फौजियों को मार रहे हैं, राइट? हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी, जिसको हम लोग हिंदूज कहते हैं, वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं हमारे फौजी। लेकिन जब हम टेररिस्ट को मारते हैं, राइट, तो वो पाकिस्तान आर्मी पे वार नहीं है, वो तो टेररिज्म पे वार है जो कश्मीर के अंदर हुआ है। एलसी की बात छोड़ दीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल तो 70 साल से हॉट है। लाइन ऑफ कंट्रोल का तो ऊपर वाला ही मालिक है, वहां पे तो ये होता रहता है, उसकी बात ना करें। तो ये सब जो चीजें हैं, थोड़ा सा इंडिया का हम मूड भी समझें कि इंडिया का मूड क्या है, क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, क्या ये सही गलत है उनका मूड जो सही में अगली हुआ है, या ये गलत बात है, इसके ऊपर थोड़ा सा पाकिस्तान में एनालिसिस हो, फिर बातचीत इसके थ्रू आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल जी। जी ब्रिगेडियर साहब, आपने बात सुनी मेजर साहब की, आप कहाँ तक एग्री करते हैं और कहाँ तक डिसएग्री करेंगे? नहीं, इंटरेस्टिंग गौरव। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यूज जो लिए जाते हैं वो रियलिटीज के ऊपर बेस्ड करके, या जिसकी कहते हैं एम्पिरिकल एविडेंसेस देखी जाती हैं, और उसके ऊपर
एक इंटरेस्टिंग सी बात जो आपने की कि मूड, जो आपने अगली मूड इंडिया में बात की पाकिस्तान के अगेंस्ट, ऑफ कोर्स ये जो मूड हुआ है ये बड़ा रीसेंट फिनोमेना, हाइप जो इसमें आई है वो रीसेंट फिनोमेना है, लेकिन इन एक्चुअल मूड एग्जिस्ट करता रहा है और आज से नहीं है, मतलब सिंस क्रिएशन है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस कभी भी कॉर्डियल नहीं रहे, मैं कभी भी उसको उस एंगल से जब देखता हूँ, लेकिन इस मूड के आने की वजूहात क्या हैं? आपने टेररिज्म की बात की, देखें आप जिसको टेररिज्म कह रहे हैं, मैं उसको जिहाद कह रहा हूँ, मैं उसको फ्रीडम स्ट्रगल कह रहा हूँ। यही चीज़ अफगानिस्तान में है, अमेरिका उसको टेररिज्म कहता है, तालिबान उसको जिहाद कहता है। यही चीज़ यूगोस्लाविया में थी, यही चीज़ आपको श्रीलंका में नजर आएगी। वो तामिल्स को टेररिस्ट कहते थे, तामिल्स खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते थे। ये वो कहते हैं आप उधर से देख रहे हैं तो 9 नजर आ रहा है, मैं इधर से देख रहा हूँ तो 6 नजर आ रहा है। हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क थोड़ा सा इसलिए आ जाता है बिकॉज हमने अपने इंटरेस्ट प्राइम रखने होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा प्राइम होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी हैं। ये दुनिया का निज़ाम है और ये इसी तरह चलेगा और ये आने वाले दिनों में भी चलेगा, ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर का इशू ये है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, है और आगे भी रहेगा। क्यों? बिकॉज उसको हमने इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया है एज ए डिस्प्यूटेड इशू। तो उस डिस्प्यूट को या तो हमने रिजॉल्व करना है और या उसको बेस बनाते हुए रिलेशंस को मजीद हाइप पे, नेगेटिविटी पे लेकर जाना है। आर्टिकल 370 की शेल्फिंग का इशू है, क्लेम्स का इशू है, आप कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। ये रहेगा, ये रहेगा, इसलिए रहेगा कि जब तक हम इस चीज पे सोच नहीं लेते कि क्या कश्मीर, आप कहते हैं नहीं है हमारा, बिल्कुल एग्रीड, मैं कहता हूँ नहीं है, आपका नहीं है, मेरा है, आप कहते हैं ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है हम कहीं रिजॉल्व की तरफ तो नहीं जा रहे ना, हमने तो उसको इशू को समझ लिया है। उसी से टेररिज्म ने जन्म लिया है, उसी से मूड ने जन्म लिया है, उसी से एलिगेशंस ने जन्म लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, लेकिन इनको रिजॉल्व करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म की जरूरत है? इशू ये है। आपके सोल्जर्स मरते हैं, बिल्कुल, ये एक जंग है, जंग में हमने टेररिज्म में बहुत कुछ लूज किया है ना जी। देखें, आपने तो बहुत कम लूज किया टेररिज्म में, हमने जितना टेररिज्म में लूज किया दुनिया की किसी मुल्क ने उस तरीके से लूज किया, बिकॉज हमारी तो वॉर बड़ी डिफिकल्ट थी, बहुत डिफिकल्ट वॉर थी। हमने वो जंग लड़ी है, टेररिज्म की जो जंग लड़ी है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे। उसमें हम आपको भी ब्लेम करते हैं कि यू आर आल्सो वन ऑफ द पीपल जिन्होंने टेररिज्म को सपोर्ट किया इन वन फॉर्म और द अदर, चाहे वो अफगानिस्तान से था, चाहे वो बलूचिस्तान में था, चाहे, और वही चीज आप हम पे कहते हैं कि जी आप कश्मीर में टेररिज्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव बड़ा डिफिकल्ट नैरेटिव है और ये नैरेटिव हर एक ने अपना अपना फॉलो करना है। आपने अपना फॉलो करना है, मैंने अपना फॉलो करना है। हम एक और जो 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 आपने बड़ी अच्छी की, सेंसिटिविटीज बिल्कुल हैं, आपको हमारी सेंसिटिविटीज के इल्म है और आप उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें आपकी सेंसिटिविटीज के इल्म है और हम उन्हीं को एक्सप्लॉइट करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि हम दोनों कॉर्डियल टर्म्स के ऊपर नहीं हैं। जिस दिन हम ये समझेंगे नहीं कि हमने चीजों को इम्प्रूव करना है, उस दिन हम इन सेंसिटिविटीज से बाहर आएंगे। फिर हम कहेंगे लेट्स ट्रेड, लेट्स डू बिजनेस, लेट्स गो फॉर टूरिज्म, लेट्स गो फॉर कल्चर चेंज, लेट्स गो फॉर म्यूजिक, लेट्स गो फॉर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम ये सिर्फ पहली चीज सोचना शुरू कर दें, स्टेप ना लें अभी। पहला, लेट्स थिंक, shall we resolve these issues or not? If not, फिर तो ये चलेगी गेम another 100 years। कौमों की जिंदगी में सदियां कोई लाइफ नहीं होती है। चाइनीज को देखें ना, thousands of years of history है। ईरानियन को देखें, the proud, हम तो बड़े, आपकी और हमारी हिस्ट्री तो बड़ी कम है। हम दोनों ने तो जन्म लिया आज से 72 साल पहले। उससे पहले ना पाकिस्तान था, उससे पहले ना इंडिया था, उससे पहले तो ये टेरिटरी थी, इट वॉज यूनियन टेरिटरी। दुनिया सारी जानती थी कि यूनियन टेरिटरी है। हाँ, इन 70 सालों में हमने क्या सीखा? हमने एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी की, बिल्कुल की, इसमें कोई शक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए।
जो कहेगा वो फिर अपने आप से झूठ बोल रहा है, और अपने आप से जब आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं फिर आपके फैसले गलत होते हैं। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया पाकिस्तान में अगर करने वाली है वो ये है कि हम पहले ये सोचना शुरू कर दें कि हमने आपस में ताल्लुकात बेहतर करने हैं, फिर अगला स्टेप लिया जाएगा। जी मेजर साहब कब सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने तो सोचना शुरू किया है काफी अरसे से। मैं चाहती हूँ बिल्कुल कि इंडिया पाकिस्तान में पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, आ जा सके और टूरिज्म हो, सब कुछ हो। तो आप लोग कब सोचेंगे? आरजू जी, पहले ब्रिगेडियर साहब ने जो अर्ज किया था उसके ऊपर 2-3 बातें बोल दूं। ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें करी कि कौमों की जिंदगी में 100 साल बहुत कम होते हैं, ये बात ठीक है, जायज है, और मैं अग्री भी करता हूँ। पर फिर उन्होंने 1-2 सिविलाइजेशंस का भी नाम लिया। देखिए, पाकिस्तान का, बड़ी इज्जत के साथ मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 को। भारत का जन्म नहीं हुआ था 15 अगस्त को। भारत को आजादी मिली थी, तो फर्क है। हमारा सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है। देखिए, आपने इंडस वैली की बात करते हैं, ये नाम जो भारत है, ये भरत से आया है। जो भरत राजा था, भरत से आया है। जो कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप से आया है। कभी अब एटमोलॉजी में जाएं कि कश्मीर का नाम आया कहां से। इट हैज कम फ्रॉम ऋषि कश्यप। जो हम बात करते हैं हिमालय की, हिमालय से लेकर समुद्र तक हमारी वेद हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर इजाजत हो ब्रिगेडियर साहब की। सर, अगर आप 1 सेकंड के लिए मुझे एक्सक्यूज करें और आप जी रिकॉर्डिंग ऑन रखें, मैं एक चीज दिखाना जी चाहता हूं। जी जी श्योर। आरजू, देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये अथर्ववेद, मैं आपको बताता हूं क्या है। ये है यजुर्वेद, ये है सामवेद, और ये है ऋग्वेद। एक और वेद है जो अंदर है, तो मैं चाहता नहीं वो बुक का स्टैक्स गिर जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 5000 साल से पहले लिखी गई थी। जो महाभारत है, जो रामायण है, राइट। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारी जो तहजीब है, भारतीय संस्कृति है, वो इजिप्ट से पुरानी है, मिस्र से पुरानी है, रोम से पुरानी है।